ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं हम लोग, मुद्दे की बात करने दो। तो यह बताओ, क्या हमने यह पढ़ लिया था क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? आइसोथर्मल में क्या होता है बताओ? सर हीट डेल्टा टी जीरो। आइसोबारिक में क्या होता है? डेल्टा पी सर डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, आइसोकोरिक में? डेल्टा वॉल्यूम इक्वल्स टू एडियाबैटिक में क्यू इक्वल टू 0। साइक्लिक का भी Yes, आप sir. छोड़ दो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सब बता दिया था, आइसोथर्मल प्रोसेस ये सब आप लोग को बता दिया था। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में भी बता दिया था। अगर पहाड़ से ऊपर डायरेक्टली कूद गए तो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल। आप दोबारा वापस नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर आप रस्सी लगा के कूदोगे तो रिवर्सिबल। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? ये बताओ आओ आगे बढ़ते हैं। आओ इसी में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। The process in which all changes occurring at part of system are exactly reversed when small change in variable are carried out opposite direction। जैसे कि मानो ये पहाड़ है, आप ऊपर से नीचे आए और नीचे से अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स लगा तो आप जस्ट थोड़ा ऊपर जाओगे। ये बताओ कि जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आप नीचे आओगे, फिर से नीचे से फोर्स लगेगा तो ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर नीचे से फोर्स लगेगा तो ऊपर जाओगे। क्या ऐसे होते रहेगा क्या? बोलो। होते रहेगा। तो इसमें क्या होगा? अपोजिट फोर्स का होना जरूरी हो, अपोजिट डायरेक्शन का होना जरूरी है। अब देखो, एक होता है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है बच्चों कोई धक्का दे रहा है, मतलब कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वो नीचे हो रहा है और ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है ऊपर है। तो जो नीचे से जो धक्का लगेगा ऊपर ना, वह क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? अपोजिंग फोर्स। सॉरी, देखो जो ड्राइविंग फोर्स है यानी कि ऊपर से जो नीचे जा रहे हो ना, तो नीचे भी से भी तो कोई फोर्स लग रहा है ना जिसकी वजह से तुम ऊपर जा रहे हो। मैं रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ, बोलना। अरे बोलो यार। आप बताओ कि आप ऊपर से नीचे कूद रहे हो, नीचे से कोई ना कोई ऊपर से नीचे कूद रहे हो, तो इसको इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। लेकिन अगर वही नीचे से कोई धक्का दे रहा है, नीचे से कोई धक्का दे रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स। यार तो आप बताओ, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है यानी रिवर्सिबल होता है, सॉरी रिवर्सिबल होता है यानी कि जो ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, क्या उसमें अपोजिंग फोर्स वाला सीन होना चाहिए क्या? Yes, sir. तो उसमें बच्चों जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? अपोजिंग फोर्स के कंपेरिजन में। जैसे मान लो ऊपर से अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अपोजिंग फोर्स कितना होगा? 99 न्यूटन। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये बातें? ऑल क्लियर? सबको क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे और प्रूव करेंगे, आप लोग ना टेंशन ना लेना, कोई भी बात पे ध्यान मत देना ज्यादा। इसमें अक्सर कौन सी प्रोसेस होती है? आइडियल प्रोसेस होती है। आप बताओ बच्चों, रिवर्सिबल में कौन सी प्रोसेस होती है? आइडियल प्रोसेस होती है। आप बताओ, क्या कोई ऊपर से कूदने जाता है तो कभी कोई रस्सी लगा के कूदता है क्या? अरे कोई पहाड़ पर से कूदने जाएगा तो कोई ऐसा काम करेगा, रस्सी लगा कूदेगा? कूदेगा तो डायरेक्टली कूदेगा। बोलो भाई। और आप लोग जानते हो आइडियल प्रोसेस नेचर में नहीं होते हैं, सब के सब रियल होते हैं। आइडियल बस एक रूल बनाया गया है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। आप बताओ, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो एक बार हो जाता है, क्या दोबारा वापस जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो जो जैसे बच्चों इसमें जो ड्राइविंग फोर्स था ना ऊपर से नीचे आने वाला, यह बहुत 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 ज्यादा किससे होता है? अपोजिंग फोर्स। एक बार ऊपर से नीचे कूद गया ना, तो नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है? नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। अब जैसे जो रिवर्सिबल रिएक्शन था वो बहुत टाइम में नीचे आता था, यानी इनफाइनाइट टाइम लेता था।
एक बार में नीचे आएगा, बहुत टाइम में नीचे आएगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वह डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। आप बताओ, कोई ऊपर से डायरेक्टली नीचे कूदेगा तो बचेगा थोड़ी ना, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। और ये बहुत कम टाइम लेता है। यह नेचुरल प्रोसेस होता है। जो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं सबके सब क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल कोई बता दो यार, एग्जाम्पल कोई बता दो, कोई भी एग्जाम्पल बता दो। अरे भाई, इस नेचुरल प्रोसेस का तो बता सकते हो ना? सर मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन। बिल्कुल बोल सकते हो, यह नेचुरल प्रोसेस है बच्चों। और नेचुरल प्रोसेस एक बार हो गया तो दोबारा आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। एक बार बारिश ऊपर से नीचे आ गई तो फिर से बारिश नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। ये सब के सब क्या हैं? इरिवर्सिबल हैं। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना वो सब के सब क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। आप बताओ, एक बार लैंड स्लाइडिंग हो गया तो क्या दोबारा उसको बना सकते हो? पहाड़ को No, sir. नहीं बना सकते। एक बार अर्थ क्यों क्या आ गया, क्या उसको आप वापस ले सकते हो? नहीं ले सकते। ये सब के सब क्या है? नेचर के द्वारा बनाया गया गेम है। जो भी नेचुरल प्रोसेस होता है वह क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। Irreversible. ऑल क्लियर सबको? क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes. साइन कन्वेंशन आपको मैंने बता दिया था, ये भी मैंने बता दिया था। जो वर्क होता है वो क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, या फिर क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन। क्या आपने इस पे न्यूमेरिकल्स किए थे? बोलो, ढेर सारा न्यूमेरिकल्स किया था आपने? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल किया था आपने। एक बार रुक जाओ यार, इंटरनेट इशू हो गया। हाँ, सही हो गया। ये सब हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन हम लोग ने किए थे क्या? किए थे। आओ बच्चों, बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? इंटरनल एनर्जी की। तो बच्चों, जो अगर मान लो कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, या फिर कोई भी बॉडी है, या फिर कोई भी सिस्टम है, इन सब के पास क्या होता है? खुद की एनर्जी होती है। इन सब के पास क्या होता है? खुद की एनर्जी होती है। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। बच्चों, अगर हम बात करें ना तो वो एनर्जी कई टाइप की होती है। जैसे इंटरनल एनर्जी होती है, हमारे बॉडी में जितनी भी सारी एनर्जी है ना, सब एनर्जी को जोड़ दो तो कौन सी एनर्जी बोली जाएगी? इंटरनल एनर्जी। अगर हमारे बॉडी में जितने भी टाइप की एनर्जी है, अब देखो हमारे बॉडी में कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है। जैसे कि मानो अगर हम एक जगह बैठे हैं तो क्या इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं? बोल Yes, सकते हैं। sir. अगर हम दौड़ रहे हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं? Yes, sir. अगर हम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेटिंग एनर्जी हो जाएगा। ठीक है। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? वाइब्रेट यानी कि अगर मानो ये वाइब्रेट, मानो ये कर रहा है वाइब्रेट, कोई चीज वाइब्रेट करता है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाइब्रेशन एनर्जी बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? अगर मानो कोई भी चीज एक जगह बैठा हो उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी Okay, बोलते हैं ना। sir. फिजिक्स में पढ़े हो ना आप लोग? Yes, sir. हाँ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है? नहीं पता। रोटेशनल एनर्जी। ऐसे मानो कि मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, तो उस टाइम जो एनर्जी होगी कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी सबका समेशन होगा। पोटेंशियल एनर्जी का, Yes, sir. ट्रांसलेशनल एनर्जी का, रोटेशनल एनर्जी का, वाइब्रेशनल एनर्जी का, चाहे जो भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी का क्या होगा? सम होगा। सभी एनर्जी का क्या होगा? समेशन होगा। समेशन होगा। जैसे कि देखो, इंटरनल एनर्जी का सिंबल देखो क्या होता है, या फिर हम इसको ई से शो कर सकते हैं या फिर यू से शो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? No, sir. No, sir. Internal energy of a system is defined as sum of different energy associated with its atom and molecule like potential energy। जैसे कि मानो उस एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसी एनर्जी को समेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो,
काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो। अब काइनेटिक एनर्जी में कई टाइप की एनर्जी आ सकते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेटरी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और न्यूक्लियर, जितने भी टाइप की एनर्जी है सबको क्या कर दो आप, जोड़ दो। जोड़ देंगे। बताओ इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या यह मास पे डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा? बोलो। सर नहीं करेगा। अरे भाई एक्सटेंसिव वाले मास पे करते हैं ना। करेंगे सर, तो करेंगे, सॉरी सॉरी। कैसे भूल जाते हो यार इतना जल्दी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करते हैं ना। रिया आप बताओ। रिया आवाज आ रही है मेरी? अनम, गरिमा, यस सर। आप लोग बोलते ही नहीं हो। सालू, त्रिशा, क्या है यार आप लोग बोलते ही नहीं हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा, बताओ। अरे भाई इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यह किस पे डिपेंड करेगा? स्टेट पे। यानी कि हमेशा हम इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? U2 माइनस U1। U1 सर फाइनल बच्चों और को इनिशियल पॉइंट पे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चों कोई बोल दे कि मेरे अंदर 50 जूल इंटरनल एनर्जी है, इसका मतलब वो पूरी तरह से क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कभी भी नहीं निकाल सकते। हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते। हम हमेशा कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। आप बताओ फाइनल माइनस जो इनिशियल होगा वो तो डिफरेंस होगा ना दो एनर्जी का। यस सर। कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते इंटरनल एनर्जी का। हमेशा हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे। इनिशियल। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और बातें करते हैं। अब देखो, अब बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में हमें टोटल 4 लॉ पढ़ने हैं। अब देखो यहां तक मैं एक बार समरी आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? सराउंडिंग पढ़ा, और क्या पढ़ा? बाउंड्री पढ़ा। बाउंड्री। हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा, और Yes, क्या पढ़ा sir. हमने? स्टेट फंक्शन पढ़ा और पाथ फंक्शन पढ़ा। Path function. और हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट प्रोसेस पढ़ा, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, Isocoric. आइसोप्योरिक, Adiabatic. साइक्लिक, एडियाबैटिक और Cyclic. साइक्लिक। साइक्लिक, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हीट पढ़ा, Heat. वर्क पड़ा, वर्क पढ़ा। वर्क में हमने पीवी वर्क पढ़ा, यानी कि P2 माइनस V1, V1, यानी कि माइनस P डेल्टा V। कुछ हमने यहां तक पढ़ लिया क्या? यस Yes, सर। sir. ये बताओ इतने टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, नहीं no प्रॉब्लम। problem. हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया। अब यहां से असली थर्मोडायनेमिक स्टार्ट होता है। हमें थर्मोडायनेमिक में टोटल कितने लॉ पढ़ने हैं? 4 लॉ पढ़ने हैं। कितने लॉ? 4 लॉ। एक तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला कहां से स्टार्ट होता है? जीरोथ लॉ से। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सब में कुछ ना कुछ बातें बोली गई थी। जब मानो जीरोथ लॉ में कुछ बातें फेल हो जाती थी तो फर्स्ट लॉ आया, फर्स्ट लॉ में कुछ बातें फेल हो गई तो सेकेंड लॉ आया, सेकेंड लॉ में कुछ बातें फेल हो गई तो थर्ड लॉ आया। ऐसे Third ही law. लॉ आते गए। रिया बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बच्चों, हम देखो जो जीरोथ लॉ है वो लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ना, वो यह बोलता है कि हम एनर्जी को न ही क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भी एनर्जी हम न ही उसको क्रिएट कर सकते हैं न ही
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि देखो क्या बोलते हैं, मानो कि ये सूरज भगवान एनर्जी है, सूरज भगवान है, तो जो इनसे एनर्जी आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी बोलेंगे। बोलो। Yes, sir. Yes. अब ये सूर्य भगवान किस में आ गए हमारे पास, मान लो कि वो क्या होता है, छतरी जैसा सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल होता है। Panel. अब सोलर पैनल से एनर्जी ये सूर्य भगवान वाली कहाँ आ गई हमारे पास, बैटरी में आ गई। बोलो। Yes, sir. बैटरी में। आप लोग इस बैटरी से कहाँ भेज देते हो, अपने घर के बल्ब में भेज देते हो। तो क्या बताओ, यह बैटरी वाली एनर्जी मतलब सूर्य भगवान वाली एनर्जी किधर आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गई। Electrical energy. अब यह जो एनर्जी मानो बल्ब जल रहा है तो उससे लाइट भी निकलेगा, तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। Light energy. जब लाइट जलेगी तो आपको पता है कि हीट होगा, वहां पे कुछ ना कुछ हीट, Heat energy. तो हीट एनर्जी भी निकलेगी। तो आप बताओ सूर्य भगवान वाली एनर्जी सीधा हीट में पहुंच गई। Yes, sir. तो ये बताओ, एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कोई और एग्जांपल बताएगा क्या, लाजवाब एग्जांपल कोई भी बताओ, कुछ भी यार आपके दिमाग में चल रहा हो। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ रिया, बताओ बताओ क्या सोचने लग गए, सालू आप बताओ, सालू बताओ यार, त्रिशा, नंदिनी, मुस्कान, Yes, sir. किसी सर जैसे हम लोग जब बैठे होते हैं बताओ, तो हमारे कुछ अंदर तो बताओ। पोटेंशियल एनर्जी होती है, नहीं बट जब हम लोग रनिंग करते हैं तो फिर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है फिर वो एयर में मिलकर हीट एनर्जी या फिर एयर में मिल जाती है वो एनर्जी। ऐसे बताओ, ऐसे बताओ मानो हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया, जो भी इस खाने के अंदर एनर्जी होगा, जैसे कि मानो हमने सोयाबीन खाया तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, आलू खाया तो कम एनर्जी मिलेगी, रोटी खाया तो कम एनर्जी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिली। बोलो। तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ गई, एनर्जी हम एटीपी फॉर्म में। आपको पता है क्या एटीपी क्या होता है, Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं उसको, Yes, sir. Mitochondria. एनर्जी का सोर्स बोलते हैं। Adenosine triphosphate. बिल्कुल। तो एनर्जी ऐसी स्टोर होती है ना, नहीं पता आप लोग को, बायोलॉजी नहीं जानते लोग। सर ये कैपिटल एनर्जी में होता है ना ATP। तो ये बताओ, हम लोगों ने खाना खाया तो हमारे बॉडी में एनर्जी आया, उस Yes, खाने वाली sir. एनर्जी, खाने वाली एनर्जी आई, जूस पिया ज्यादा एनर्जी आ गया। अब देखो इस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, यानी कि ये जो खाने वाली एनर्जी है उसको हमने काइनेटिक एनर्जी में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया क्या। और जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो हमारे अंदर से पसीना भी निकलेगा, नहीं हमारा बॉडी हीट भी होगा, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी भी निकला और हीट एनर्जी भी निकला। तो ये सब सारी एनर्जी हैं, ये सब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, ना ही हम इनको कहीं से ला सकते हैं ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करो, एक बार बताओ आप लोग। सर जैसे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो वाटर फॉल होता है टर्बिन के ऊपर और वो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सर वो भी एग्जांपल हो सकता है इसका। हर एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बताया। मैं यही तो तभी से सोचने के लिए आपको बोल चल रहा हूँ। आप बताओ टरबाइन वो देखा है क्या, विंड एनर्जी, यस सर। हवा की एनर्जी, यस सर। विंड एनर्जी से विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल, विंड एनर्जी से क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाता है। जी। आप बताओ डीजल, जनरेटर में डीजल डालते हैं उससे क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है, यानी कि केमिकल एनर्जी से क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है। सर थर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल बहुत सारी जाती है। चीज मिल जाते हैं, मैं तभी से यही बोल रहा हूँ, मैं सबका नाम ले लेके बोल रहा हूँ, कुछ तो दिमाग में अपने सोचो, कहाँ कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा, ये सोचने से ही माइंड ओपन होता है, ठीक है।
क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो देखो क्या क्या चीज है। देखो, तो आप बताओ, जब एनर्जी को न ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही कहीं से ला सकते हैं, तो आप बताओ पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गई? बच गई। पूरी की पूरी बच गई। तो बच्चों, जो फर्स्ट लॉ है क्या बोलता है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। तो जो फर्स्ट लॉ किस पे बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जब एनर्जी कहीं जाएगा नहीं, कहीं से आएगा नहीं, तो पूरी एनर्जी क्या हो गई? कंजर्व। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो क्या होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। ये बच्चों जो दूसरा पॉइंट है ना, यही थर्मोडायनेमिक्स का क्या है? फर्स्ट लॉ है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यूनिवर्स में पूरी एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। अगर मानो 50 एनर्जी है, तो यह 50 एनर्जी ही ऐसे ऐसे घूम रही है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, 50 ही है। 50 को आप चाहे इलेक्ट्रिकल में बदलो, इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल में बदलेगा, मैकेनिकल वाला किसी और में बदलेगा, किसी और वाला किसी और में बदलेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। लेकिन कहीं से भी नया भी नहीं आएगा और कोई भी पुराना भी नहीं रहेगा। क्लियर है बातें? बोलो बोलो भाई, क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो मैथमेटिकल फॉर्म में बच्चों जो होता है डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। जो आप बताओ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका इक्वेशन क्या है? डेल्टा ई इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। बच्चों कई कई जगह इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो बच्चों, जो डेल्टा यू होता है या फिर जो डेल्टा ई होता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यू इज अ हीट एनर्जी टू द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन सिस्टम। सिंपल सी बात है। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? हीट और वर्क, हीट प्लस वर्क के बराबर होती है। क्वेश्चन कर ले क्या? क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, अ सैंपल ऑफ गैस, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अ सैंपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर फिटेड विथ frictionless piston expand against a constant pressure at 1 atm। देखो, एक कांस्टेंट प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम 2 लीटर से कहां चला गया? 12 लीटर चला गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब 600 जूल हीट फ्रॉम सराउंडिंग। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। आप बताओ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर है बातें? यस सर। आप क्या लिख सकते हो? क्यू लिख सकते हो, और डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? माइनस पी डेल्टा वी। क्लियर है बातें? तो क्यू माइनस पी V2 माइनस V1। अब आप लोग यह बताओ कि 600 एनर्जी क्या किया? 600 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो आप बताओ सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से, तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? सर पॉजिटिव। अरे भाई, यह सिस्टम है और सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, यानी सिस्टम पे काम किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, तो हीट क्या होगा? पॉजिटिव। अगर सिस्टम के ऊपर काम किया गया तो वो काम पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम को हीट दिया गया तो वो हीट पॉजिटिव होगा। तो 600 जूल हीट दिया गया, तो मैं यहाँ पे 600 लिख दे रहा हूँ। फिर क्या करूंगा? माइनस प्रेशर की वैल्यू कितना है? 1 atm है। वॉल्यूम की वैल्यू कितना है? V2 की वैल्यू 12 लीटर है, और V1 की वैल्यू बोलो भाई। यस सर। 12 2 है ना V1 की वैल्यू? नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। अब देखो क्या है सिस्टम। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे बच्चों एक प्रॉब्लम फंस जाता है। प्रॉब्लम क्या फंस जाता है यहाँ पे? उसका प्रॉब्लम फंस जाता है। जैसे कि देखो, हमारे पास यह क्या आया? यह हमारे पास जूल में है। किस में है?
जूल में है। और यह हमारे पास क्या है, एटीएम इंटू लीटर है। तो बच्चों एटीएम इंटू लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि मानो आप इसको करोगे तो यहाँ पे 10 वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 12 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा, 600 माइनस 10, और ये 10 क्या है, एटीएम इंटू लीटर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की जो वैल्यू है एटीएम है और वॉल्यूम की वैल्यू लीटर में है। अब हमें एटीएम लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। एटीएम लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों पता है क्या, एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 101 325 से मल्टीप्लाई करते हैं। 101 जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, 10 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 101 325। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 10.1325 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से एटीएम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जूल में। जूल में। एटीएम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जूल में। जूल में। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, बोलो बच्चों। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ सर यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा ना, हाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, नहीं यहाँ पे ऐसे होगा 101 325। आप बताओ एटीएम को हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, उसमें ला लेते हैं, पास्कल में ला लेते हैं। तो पास्कल में लाने के लिए क्या करते हैं, 101 325 इंटू 10⁵ अरे एटीएम से पास्कल में कैसे लाओगे आप लोग, 101 325 इंटू 10⁻, सॉरी 1.10 इतना इंटू, ऐसे कुछ आएगा क्या, एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा इसमें यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ इसमें से, यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है। एटीएम लीटर टू जूल, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पे ये बताओ, एक एटीएम लीटर बराबर क्या होगा, 101.325 जूल होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने एटीएम लीटर थे, 10 एटीएम लीटर थे। तो 10 एटीएम लीटर में कितने जूल होंगे, 10 इंटू 101.325, आप बताओ कितना आएगा, 13.25 जूल आ जाएगा। यस सर यही आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 600 माइनस 10 13.25, और इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस 413 जूल आंसर आ जाएगा। आप बताओ यहाँ पे जो जूल का यानी कि किसका आंसर आया है, बताओ, इंटरनल एनर्जी का आंसर आया है। किसका आंसर आया है, इंटरनल एनर्जी का है। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, एक बार बताना आप लोग, मैं फिर से बता दूं या फिर आप यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी समझ आ जाएगा, या फिर मैं इसी को बता देता हूँ फिर से, मैं आप लोग को इसी को फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है कि अ सैंपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें क्या हुआ, गैस का सैंपल प्रेजेंट है, क्लियर है बात, क्लियर है। बाहर का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 एटीएम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 एटीएम दिया हुआ है। और जो इस सिलेंडर का पिस्टल का जो वॉल्यूम है, पहले कितना था, V1 कितना था, 2 लीटर था, बाद में एक्सपेंड होकर कितना हो गया, 12 लीटर हो गया, क्लियर है। अब यह बोल रहा है अगर एक्सपेंड हुआ तो एक्सपेंड होने में क्या किया, बाहर से 600 जूल एनर्जी लिया, बाहर से 600 जूल हीट लिया। तो हीट का मतलब क्या हुआ, बाहर से लिया है तो 600 जूल क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमसे पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी बताओ, तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, Q प्लस W, आपको पता है Q माइनस P डेल्टा V, क्लियर है क्या, Q माइनस P V2 माइनस V1। आप बताओ Q की वैल्यू 600 माइनस P की वैल्यू कितना है 1,
और V2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, V1 की वैल्यू क्या है, सॉरी 12 है, V1 की वैल्यू 2 है। 2 यहाँ पे आप बताओ 600 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। 10 अब बच्चों ये 10 क्या है, एटीएम लीटर में है, हमें एटीएम लीटर से किस में कन्वर्ट करना है, जूल किस में करना है, पास्कल में। और पास्कल पास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन बाई सॉरी फोर्स बाई एरिया, सॉरी न्यूटन इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, न्यूटन इंटू एरिया हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें, क्लियर है। अब देखो अब हमें इसे पास्कल में करना, पास्कल में करने के लिए हम क्या करेंगे, 101 325 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 101.325 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 1013.25 आ जाएगा। और हमें किस में माइनस करना है, 600 से। जब ऐसे माइनस करेंगे कितना आएगा, 413 जूल आएगा। क्लियर है क्या, इंटरनल एनर्जी क्लियर है बातें। कैलकुलेशन में किसी को कोई यस प्रॉब्लम, सर कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन नो कर सर लेते, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे कोई करके बताएगा क्या, क्वेश्चन कोई करके बताएगा क्या। कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा। देखो सिंपल सी बात, देखो अगर जहां आइसोथर्मल आ गया, जहां भी आइसोथर्मल आ गया वहां पे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। जीरो जहां भी आइसोथर्मल की बात आ गई वहां पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप बताओ डेल्टा यू बराबर क्या हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो गई तो क्यू बराबर क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। यस सर तो हमें एक तो वैल्यू निकल गया डायरेक्टली, किसका, डेल्टा ई का। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू जितना आएगा उसी का अपोजिट क्या होगा, क्यू का वैल्यू होगा। तो आओ बच्चों हम डब्ल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डब्ल्यू अब देखो डब्ल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P माइनस पी डेल्टा वी डेल्टा P वी, डेल्टा V डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी। अब ये आप लोग बताओ, अब आप लोग ये बताओ क्या लिखा हुआ है, 2 मोल गैस ऑफ एन आइडियल 2 ATM and 27 degree Celsius is compressed isothermally to 1/2 of its volume by constant external pressure of 4। अब देखो क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ आइडियल एट 2 ATM एट कंप्रेस्ड, जैसे कि मानो 2 मोल हमारे पास गैस है, वो अभी 2 ATM का 27 डिग्री सेल्सियस उस पे टेम्परेचर है, उसको दबाया गया आइसोथर्मली, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया। और आधा हो गया तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 4 ATM लगा। कैलकुलेट इतना, 1 मिनट रुक जाओ, इसका आंसर पे डायरेक्टली आओ, इसके आंसर पे आओ। आंसर पे देखो क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो W बराबर क्या दिया हुआ, माइनस पी डेल्टा वी। अब सिंपल सी बात है, यह बताओ उसके पास जो वॉल्यूम था, जैसे कि मानो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसके पास जो वॉल्यूम था उसके क्या हो गया, 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका मतलब मान लो उसका वॉल्यूम पहले 10 था तो बाद में कितना हो गया, 5 अरे भाई जब कंप्रेस करोगे तो उसकी वॉल्यूम कुछ ना कुछ कम होगी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, जितना उसका वॉल्यूम था उसका कितना हो गया, आधा हो गया। जितना उसका वॉल्यूम था उसका कितना हो गया, आधा हो गया। तो आओ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनिशियल वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनिशियल वॉल्यूम। तो आपको पता है पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। NRT बराबर क्या होगा, एनआरटी बाई पी। प्रेशर आप बताओ स्टार्टिंग में मोल कितना था, 2 था। आर की वैल्यू उसमें दिया हुआ था 0.082 और टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, इसका मतलब 300। की वैल्यू स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था, 2 ATM। कितना दिया हुआ था, 2 ATM। वी इनिशियल कितना निकल जाएगा, सर 25.42 24.6 आया ना।
यस सर, अब इसको फिर हाफ कर देंगे। हाँ, अब जैसे मान लो इनिशियल वाला कितना निकल गया 24.6, तो आप बताओ फाइनल वाला कितना होगा? इसी का आधा होगा? यस सर। इसी का आधा होगा। तो आप बताओ वर्क निकल जाएगा क्या? W बराबर क्या होता है? -P डेल्टा V। लास्ट में प्रेशर कितना हो गया? 4 हो गया, तो -4 इंटू, अब डेल्टा V का क्या मतलब है? बाद में 12.3 माइनस 24.6, कितना आंसर आएगा? 49.48। क्या सबको क्लियर है क्या ये बातें? बताना जरा। सिंपल सी बात है बच्चों, यह किस में आंसर आया है? लीटर एटीएम में आया है। लीटर एटीएम से हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 101.325 से। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4984 आएगा। सबको क्लियर क्या? बोलो, किसी को नहीं क्लियर है क्या? क्या फिर से बताऊं ये? क्या फिर से बताऊं? कर लेना यार आप लोग। और मैंने आपसे बताया था, अगर मानो W की वैल्यू कितनी निकल गई? 4984। तो ये बताओ आइसोथर्मल होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्यों हो जाएगा? W की वैल्यू 49.48 आई है, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? -49.84। क्लियर है क्या बातें? अरे बोलो भाई। यस सर। क्लियर है ना? किसी और को डाउट है? किसी को भी डाउट है? सर इसे टेम्परेचर को भी हमें केल्विन में करना पड़ेगा? अरे देखो, हम लोग सब SI यूनिट लेके चलते हैं, और SI यूनिट में टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन में ही होता है। तो ये बताओ, हमने इसके पहले जो आपका गैसियस स्टेट पढ़ा था उसमें भी तो केल्विन लिया था ना हमने? यस सर। तो हमें केल्विन में ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला बताओ आप लोग, करोगे क्या इसको? अब देखो, कोई एक सिस्टम है, उसको कितना जूल हीट प्रोवाइड किया गया है? 100 जूल। और 100 जूल हीट प्रोवाइड किया गया है। वर्क डन ऑन सिस्टम, और सिस्टम पे काम कितना किया गया है? 20 जूल। तो वह पूछ रहा है कि व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है डेल्टा U बराबर क्या होता है? Q प्लस W। आप बताओ, सिस्टम को हीट दिया गया है या फिर सिस्टम से हीट लिया गया है? दिया गया है। सर दिया गया। सिस्टम को हीट दिया तो गया। 100 प्लस में होगा। और सिस्टम पे काम किया गया है कि सिस्टम ने काम किया है? सर किया गया। सर सिस्टम के ऊपर किया गया है। तो दोनों प्लस होगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 120 जूल। क्लियर है बातें? यस सर। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें देखो, एन इंसुलेटेड कंटेनर is divided into two equal portion. One portion contain an ideal gas at pressure P, temperature T, while other portion is perfect vacuum. Perfect vacuum का क्या मतलब होता है ये बताओ? सर मतलब उसमें एयर नहीं है? मैंने आपको बोला था परफेक्ट वैक्यूम कहीं दे दिया हो, या फिर एक और वर्ड बोला था, या फिर एक्सपेंशन दे दिया हो, फ्री एक्सपेंशन दे दिया हो, तो उस टाइम प्रेशर क्या होगा? प्रेशर 0 होगा ना। अगर फ्री एक्सपेंशन दे दिया या फिर वैक्यूम दे दिया तो क्या हो जाएगा? प्रेशर 0 हो जाएगा। इफ अ होल इज ओपनड बिटवीन द टू पोर्शन, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, और यह सिलेंडर क्या है? इंसुलेटेड है, यानी कि थर्मल वाला सिलेंडर है। इसका मतलब हीट और मास दोनों अलाउड नहीं है। अब इस बच्चों सिलेंडर को दो पार्ट में बांट दिया गया। पहले पार्ट में क्या है? आइडियल गैस है। कौन सा गैस है? आइडियल गैस है। आइडियल गैस कॉन्टेंट आइडियल गैस। इसका प्रेशर P है और इसका टेम्परेचर T है। और दूसरे वाले में परफेक्ट वैक्यूम है। इसका मतलब क्या है? जो P एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा? 0 होगा।
अगर मान लो इन दोनों के बीच हमने एक होल कर दिया, क्या कर दिया, होल कर दिया, होल तो चेक करो कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगी और टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, यही हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आप बताओ, अगर यह क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड है, इसका मतलब डेल्टा क्यू जीरो होगा क्या, हीट एक्सचेंज नहीं होता, डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। यस सर क्लियर बात है। अब जब डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा और आपको पता है पी एक्सटर्नल क्या होगा, यह भी जीरो होगा क्योंकि वैक्यूम दिया हुआ है, ये भी क्लियर बात है। बोलो भाई। यस सर तो आप लोग एक बात बताना, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू Q माइनस P डेल्टा V। आप लोग यह बताओ कि अगर आइसोलेटेड है तो Q क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो और P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, यह भी जीरो, क्योंकि हमारे पास वैक्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा, जीरो जीरो। कोई प्रॉब्लम क्या। नो जब सर इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो आ गया, इंटरनल एनर्जी जो होता है जीरो किस केस में आता है, आइसोथर्मल के केस में आता है। यस सर इसका मतलब जो टेम्परेचर चेंज है वो भी क्या है, जीरो। जीरो। जीरो नहीं क्लियर हुआ क्या, सर हो गया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसके कुछ कंक्लूजन है। कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, डेल्टा यू बराबर क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू है। अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, माइनस क्यू होगा क्या। माइनस क्यू क्लियर बात है। इसका मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, आइसोकोरिक, डेल्टा क्यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब क्यू माइनस पी डेल्टा बी। आप बताओ आइसोकोरिक होगा, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो जीरो। जब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो क्या ये टोटल जीरो हो जाएगा, यस सर इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर हुआ, डेल्टा वी कोई प्रॉब्लम। नो सर अगर मान लो एडियाबैटिक हुआ, तो एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, जीरो। इसका मतलब डेल्टा ई बराबर या फिर डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू ही जीरो हो गया तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या। नो सर याद रखना, ये टर्म याद कर लेना, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। जीरो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्यू इक्वल टू माइनस। डब्ल्यू ये बताओ इंटरनल एनर्जी किस किस केस में जीरो होता है, एक तो साइक्लिक प्रोसेस में यस और दूसरा आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस में। किसी को कोई प्रॉब्लम। नो सर ये बताओ अगर हम फ्री एक्सपेंशन बोल दें या फिर वैक्यूम बोल दें, इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्सटर्नल जीरो, जीरो क्लियर हो गया क्या, यस सर क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर ले क्या, बोलो। यस सर एक बार मैं इसको वो कर दूं, जी 15। एक बार बच्चों में आप बताओ, आपको किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से, किसी को भी मन हो तो बताओ एक बार। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ। कितने लोग हैं ऐसे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, कर रहे हो ना आप लोग प्रैक्टिस, बोलो भाई। यस सर अब देखो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आ गए।
बच्चों जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट, बताओ आप लोग जल्दी से। सर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर फर्स्ट ऑप्शन। अरे भाई फोर्थ ना, मैंने बोला मैंने यूनिवर्स की बात किया था ना। यस सर, सर Yes, सिस्टम sir. और उसको सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स। ओके बिल्कुल। सेकंड वाला बताओ। सर सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड बी ऑप्शन। ऑप्शन। बिल्कुल सही है। थर्ड वाला बताओ। सर ए ऑप्शन। यस सर ए ऑप्शन। यस सर सर ऑप्शन ए। इसमें देखो डेल्टा यू बराबर क्या है, क्यू प्लस डब्लू। अब देखो सिस्टम ने ना एब्जॉर्ब किया 600 जूल, यानी सिस्टम पे काम किया गया, तो जो क्यू होगा वो क्या होगा, 600 जूल हो जाएगा पॉजिटिव में। अब देखो वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम ने 300 जूल काम किया किस पे, सराउंडिंग पे, तो वर्क क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे Yes, पास sir. कितनी आ जाएगी, 300। 300. फोर्थ वाला बताओ। सर ए ऑप्शन। A option. देखो अगर आइसोकोरिक होगा, आइसोकोरिक का क्या मतलब है, डेल्टा वी जीरो, और डेल्टा वी जीरो तो हमारे पास जो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा। ये बताओ बच्चों इक्वल टू हीट इवॉल्व के बराबर क्यों नहीं हुआ? आप बताओ, अगर सिस्टम हीट इवॉल्व करता यानी निकालता, तो जो हमारे पास हीट की वैल्यू होती वो किसमें होती, नेगेटिव। नेगेटिव में। लेकिन यह हीट की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तभी तो। क्लियर है बातें? अरे बोलो यार, नहीं यस बताओ। सर। चलो ये वाला बता दो, पांचवा बता दो आप लोग। सर ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है इसमें, कोई एक आइडियल गैस है, 10 जूल हीट रिसीव कर रहा है, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। देन वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, यानी कि जो सिस्टम होगा वो काम कितना करेगा, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू, तो -10 होगा। एक मिनट इसका आंसर देख लेते हैं पहले, थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आएगी। सी का कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th नंबर है, सी का 5, सेक्शन सी का 5, सेक्शन सी का 5 क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। सेक्शन सी का 5 बच्चों सेकंड दिया हुआ है, यानी 10 जूल ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात बताओ, अगर हमारे पास यह जो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, 10 जूल होगा। ये बच्चों पता है क्या, सिंपल सी बात है, ये जो प्लस माइनस का क्या गेम है, सबसे पहले आप लोग ये बताओ, प्लस माइनस का क्या गेम है,
सर इसमें रिवर्सिबल टर्म भी तो दे रखी है, उससे भी तो कुछ होगा। रिवर्सिबल का भी आप लोग नाम ही छोड़ो, आप लोग बस क्या जानो, आइसोथर्मल जानो। आइसोथर्मल जानो, ये बताओ अगर हमें कहीं से 10 जूल 10 जूल हमें कहीं से एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, और वो भी क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल होगा तो सिंपल सी बात है, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा। बोलो बोलो भाई। यस सर। तो इसका मतलब जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -10 होगी। ये माइनस क्या डिनोट करता है ये बताओ। अरे भाई माइनस यह डिनोट करता है कि सिस्टम ने काम किया है। सिस्टम ने काम किया। ये बताओ ये क्या लिखा है, देन वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जो गैस यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया, इसकी वजह से माइनस आया, लेकिन काम कितना हुआ, काम तो 10 ही हुआ है ना। यस सर। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब बस यही है कि सिस्टम ने काम किया या फिर सिस्टम पे काम किया गया है। अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब सिस्टम पे काम किया गया, अगर माइनस आ गया तो सिस्टम ने काम किया है। क्लियर है बातें, बातें क्लियर है सबकी। बोलो भाई, ऑल डन, क्लियर है। बोल नहीं रहे हो यार आप लोग, अरे बता दो यार, मेरी आवाज आ रही है क्या, सबको मेरी आवाज आ रही है। यस आप सर। लोग तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ भी मतलब है यार, आप लोग बोलते ही नहीं। कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है ये बताओ। आप लोग अपने मन से कुछ पूछोगे मेरे से, बोलो। आप लोग खुद के मन से कुछ भी पूछोगे। सर इट इज इनफ फॉर टुडे, क्यों इनफ हो गया यार, इनफ क्यों हो गया, मैं फिर से रिवीजन करा दूं, बताओ। आज हमने बच्चों 2 चीजें पढ़ी हैं, 2 चीजें कौन कौन सी पढ़ी हैं, बताओ कोई। एक तो हमने क्या पढ़ा है, एक हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सभी एनर्जी का सम होता है, सफिशिएंट। और हम इसका कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बोलो बता सकते। नहीं पता कर सकते, हमेशा क्या पता करते हैं, एवरेज या डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस पता करते हैं हमेशा। हमने इंटरनल एनर्जी के बाद क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड केवल और वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका इसका इक्वेशन क्या बना है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू। इसमें हमने ढेरों सारे न्यूमेरिकल किए, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या। नो सर। नो सर। अगर किसी सिस्टम पे काम करोगे तो वहां पे क्यू भी पॉजिटिव होगा, डब्ल्यू भी पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम काम करेगा तो वहां पे क्यू भी नेगेटिव होगा और डब्ल्यू भी नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्लियर है बातें, और यस। किसी को डाउट नहीं ना, नहीं डाउट है। तो ये बताओ इतने सारे जो न्यूमेरिकल किए क्या आप लोग करोगे, कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता दिए, आप लोग करना। जिसको भी प्रॉब्लम आएगी वो क्या करेगा, मेरे से पूछेगा। जिसको भी प्रॉब्लम आएगी क्या करेगा, मेरे से पूछेगा। सबको क्लियर हो गई क्या। यस सर। हाँ, एक बार रुक जाओ आप लोग। एक मिनट में आप लोग को नोट सेंड कर दूं। आप लोग के ग्रुप में देखना कुछ इन्फॉर्मेशन गया है। 29 को आपका क्या होगा, यस टेस्ट। सर, देख ली। 29 सर को जो आप, सैटरडे को टेस्ट होगा हमारा ऑफलाइन, हाँ उसी के बाद में मॉड्यूल्स भी मिलेंगे क्या? हाँ, उसी के साथ साथ मॉड्यूल्स भी मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको ओके सर। मॉड्यूल्स सर मिलेगा। नेहा मैम कह रही हैं कि मतलब जो बच्चे नहीं जा सकते हैं ना सेंटर के पास, वो उनका ऑनलाइन होगा। ये मुझे आइडिया नहीं है, मैं कल पता करके बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ओके सर। हाँ, कल मैं आप लोग को पता करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि संडे को सेट का टेस्ट है, सीईटी। सर अब सैटरडे को हो गया एग्जाम। यस सर, सैटरडे को होगा। अच्छा, वही एग्जाम सैटरडे को है, यस सर। कैसे कब पता चला, सर सर सीईटी जो मैसेज आया है अभी। होगा। क्या। सर अब सर मेजर अभी जो मेजर टेस्ट है वो सैटरडे को है, मैसेज आया था। कब आया था मैसेज,
सर अभी सर अभी शाम को। सर अभी 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 आया? एक मिनट में बात करके बताता हूँ। ओके सर। सर जो मॉड्यूल्स मिलेंगे वो हार्ड कॉपी मिलेगी? हाँ हार्ड कॉपी मिलेगी। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा जो भी होगा। क्लियर है? आपको ग्रुप ओके में सर। अटेंडेंस चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो। सभी कोई चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो आप लोग। सर हो गई। क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? नो सर। किसी को कुछ डाउट? डाउट हो तो बताओ आप लोग। नो सर। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग क्या करो, बता सकते हो। ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके बाय।